in our lecture. तो जो लोग अभी लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे उनको कुछ चीजें कलेक्ट नहीं हुई होगी, लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं मूलभूत ढांचे का सिद्धांत विच इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उससे पहले दो चीजें रह गई थी, वो और बता दे रहा हूं मैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मौलिक अधिकार के अंदर अपवाद, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 33 फिनिश कर लिया था। 34 बता रहा था मैं, मार्शियल लॉ, यही था ना, मार्शियल लॉ चल रहा था, ठीक है। अब देखो, मार्शियल लॉ एक ऐसी टर्म होती है जब इंडिया के अंदर पार्लियामेंट संसद चाहे तो वो पूरे इंडिया को इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहां पर पुलिस बल या फिर आर्मी बल को तैनात करके प्रयोग कर सकते। बात आई समझ में? 1947 से लेके भारत में आज तक कभी भी मार्शियल लॉ नहीं लगा। और मैंने ये भी बताया था कि असम में, मणिपुर में जो फोर्सेस लगाई जाती हैं वो सैन्य यानी कि मार्शियल लॉ यानी कि सैन्य आप कह सकते हो शासन के तहत नहीं लगाई जाती, उनको पार्लियामेंट लगाता है। अब इसका लास्ट एक आर्टिकल और देख लीजिए, फिर बेसिक स्ट्रक्चर पे बिगिन करते हैं। आर्टिकल 35 ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमेशा याद रखना कि मौलिक अधिकार संबंधी कौन कौन से कानून केंद्र बनाएगा, ये अनुच्छेद 35 बताता है। पार्लियामेंट को कुछ मामलों में वरीयता या कह सकते हो कि ज्यादा शक्ति प्रदान करी गई वो इसमें लिखे हुए, जैसे जब भी कभी अनुच्छेद 16 के 3 का मामला होगा महिलाओं के संबंधी नौकरी का या आरक्षण संबंधी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद ही नियम बनाएगी। उसके अलावा अनुच्छेद 32 के 3 में भी संसद ही नियम बनाएगी, 32 के 2 में भी, या फिर 34 और 33 इन दोनों में। 34 और 33 का मतलब ये हो गया, आ जाओ, मार्शियल लॉ की सिर्फ संसद बनाएगी, ठीक है। इसमें भी ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन आपको याद रखना है। सर मौलिक अधिकार यानी कि 12 से लेकर 32 तक सबसे ज्यादा पावर दी गई है संसद को, पार्लियामेंट को। मौलिक अधिकार में विशेष बदलाव करने की ताकत संसद के पास है, और संसद को ये पावर देना ठीक भी है, क्योंकि जब भी कभी आपातकाल की स्थिति होती है तब सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। केंद्र के पास मतलब संसद के पास। अब शुरू करें बेसिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक, ये टॉपिक वो थे जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। अब इसी के बाद, हाँ पीछे सब लोग आ गए, शुरू करें, चलो। तो सबसे पहला सवाल ये है, कितने लोगों ने केशव नंदा भारती फैसले का नाम सुना है? कोई बता सकता है कि हाँ सर हमने पॉलिटी में केशव नंदा भारती सुना, नाम सुना है ना? नाम सुना है ना? बजा, नाम सुना है केशव नंदा भारती में? सुना है ना सभी ने? चलो, सवाल मेरा ये है कि जी हाँ, कि संविधान के अंदर एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या उसकी आप में से कोई परिभाषा दे सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? कोई बता सकता है कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये लिस्ट है और ये पॉइंट को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा? कोई बता सकता है आपने? कोई भी जिसे जो बताओ, बता। आपने सुना बेसिक स्ट्रक्चर? कोई बताना चाहोगे? जिसमें परिवर्तन ना किया जाए, जिसमें परिवर्तन ना किया जाए, जो कठोर द्वारा कठोर द्वारा जीएसटी का, जैसे क्या था आपने? जीएसटी, अच्छा जीएसटी था और कठोर संविधान था, कठोर राज्यों नहीं, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कोशिश है आप कुछ ठीक है। एकदम सही है, गुड, एक द आंसर नियर अबाउट परफेक्ट। हाँ, संविधान सभा की मांग गांधी जी ने पहले नहीं की। 1929 में स्वराज पार्टी की जब आप बात करना चाह रहे हो, और सबसे पहले तो लाहौर के अधिवेशन के अंदर रखी गई थी, इसीलिए आज हम 1919 के लाहौर अधिवेशन के चलते ही 26 जनवरी मनाते हैं। और मैं तुम्हें बता भी दूं, उस सभा में 73 मेंबर थे, जिसमें से 2 लोग उस दिन नहीं आए थे, पुणे गए थे। हिस्ट्री का आइडिया वो देने आया था। चलो वापस आ जाओ, जो आप पूछ रहे हो ना वो रेलिवेंट नहीं है। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे तब सब पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो, मैं तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर, जिन लोगों ने कभी भी मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं पढ़ा उनके लिए ना तुम ये समझ जाओ।
बेसिक स्ट्रक्चर सेम ऐसा है, दिल में आता हूँ समझ में। तो वहाँ पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आज भी आप डिफाइन तो कर दोगे, लेकिन ये नहीं कह पाओगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो इसका एक सलमान खान की मूवी मूवी की दिल में आता हूँ समझ में नहीं, तो वही वाला सीन बन जाएगा। अब कहानी शुरू करने से पहले तुम्हें 2 आर्टिकल से मुझे परिचय कराना है, जो आर्टिकल तुम पढ़ चुके हो। हमने मौलिक अधिकार पहले इसलिए खत्म करा ताकि आप आर्टिकल 12, 13 कुछ आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग समझ बन जाए। अब आपको सबसे पहले जो आर्टिकल पढ़ना है, उससे पहले आज ये 4 केसेस हम पढ़ेंगे। ये 4 केसेस जो है ये कहे जाते हैं कि मूल ढांचे के सिद्धांत का वर्गीकरण करने में और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को जैसे करके बनाया, वो सभी केसेस के माध्यम से कवर है। आलोक कितना साहब ये दिया है समझ में बढ़िया। ये 4 केसेस पीसीएस में आ चुके हैं। कृष्णपाल एकदम सही कह रहे हैं, और आप इसका जो क्रम है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी याद रखना चाह रहे लीजिएगा, फिलहाल मैंने नोट्स लिख लीजिए। सबसे पहला चंद्री प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1954, गोलकनाथ 1967, केशव नंदा 1973। अभी इसमें एक केस और मिस है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और लास्ट में मिनेर्वा मिल्स केस 1980। अभी तो आप ये 4 लिख लीजिए। शंकरी प्रसाद के बाद गोलकनाथ, फिर केशव नंदा भारती, फिर मिनेर्वा मिल्स। लगी को फिर करना एप्लीकेशन की होगी। फोर्थ वाला मिनेर्वा मिल्स, मिनेर्वा मिल्स पढ़े आगे। चलो अब देखो, तुम्हें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी बड़ा ध्यान से। नाउ पे अटेंशन, सभी लोग जरा ध्यान देना। ये वाली रॉड तो बंद ही होगी ना। चलो आई थिंक तब भी नहीं, जैसे आप बंद करेंगे वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होगी। आप उसे हमेशा के लिए ही सुला देंगे। चलो वापस अब देखो, याद रखना जब भी आपसे कभी पूछा जाए, आपने एक चीज देखी होगी कि भारत में करीब 14,000 से ज्यादा विधियां हैं। सर आईपीसी, बत्ती का अलग नियम, रेलवे का अलग अधिनियम, बहुत सारे एक्ट हैं। इन्हें जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो उसका भी अलग एक्ट होता है। लेकिन सर ये जो सारे एक्ट बनाए जाते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया, साक्ष्य अधिनियम, संविदा अधिनियम, ये सारे जो अधिनियम बनाए जाते हैं, याद रखना मदर ऑफ इंडियन लॉ संविधान को कहते हैं। यानी सर भारत के अंदर कोई भी विधि बना लो, पर वो संविधान को कभी भी ओवररूल, पीछे, हनन, वायलेशन, काट नहीं कर सकती, क्योंकि सारी विधियां कहाँ से निकली है? संविधान से। सीधी बात है, ये बात ध्यान से समझ के चलना कि सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं, यानी इस लॉ को कोई भी लॉ हटा नहीं सकता, चाहे सरकार कितने भी बदलाव कर ले, लेकिन संविधान को खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल मेरा ये है कि क्या हम अपने देश का संविधान किसी दूसरे देश से लिखवा सकते हैं? बताओ। सवाल मेरा ये है कि क्या हम अपने देश का संविधान किसी दूसरे देश से लिखवा सकते हैं? भाई ये तो आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, जो आरोप लगाया जाता है कि संविधान के अंदर कई चीजें चुरा करके लिख दी गई है, मौलिक अधिकार यहाँ से ले लिए, वो वहाँ से ले लिया, ऐसा आरोप लगता है। सवाल प्रस्ताव आया था, अच्छा प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव, अच्छा 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक। अच्छा तो 1935 किसने लिखा था? 1935 किसने लिखा था? हाँ लेकिन वो बनाया किसने था? वेरी गुड। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों ने लिखा, अब वापस कर। वेरी गुड। मेरा अब भी मानना यही है कि आप जरा दिमाग लगाओ कि ब्रिटेन का शासन नहीं है तो भी क्या आप अपना संविधान किसी और देश से लिखवा सकते हैं? नहीं। लोग कहते हैं नहीं लिखवा सकते। अगर लिखवाना होता, अच्छा ऐसी जरूरत पड़ जाए कि अब लिखवाना पड़े, तो मान लो श्रीलंका का इंडिया से हमारा संविधान लिख दीजिए, तो वो उनकी इसके लिए आर्टिकल 393 और 395 याद रखना
जो ये कहता है कि हमारे संविधान में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप किसी से नहीं लिखवा सकते, लेकिन आप दूसरे देशों का संविधान लिख सकते हो। अगर दूसरा देश आपसे आग्रह करें, आप आग्रह नहीं कर सकते। 393 395 में आपको बार्ड कर दिया है, रोक दिया है कि हमारे देश में वही संविधान लिख सकता है जो सोवेरेनिटी हो, और सोवेरेनिटी वही हो सकता है जो लोकतांत्रिक तरीके से गणराज्य का हिस्सा हो, यानी बिना संविधान सभा बने भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता। यही विवाद है अनुच्छेद 370 का। कपिल सिब्बल यही तो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जब 370 धारा थी 1957 से पहले, तो वो संविधान सभा के बीच में दो सोवेरेनिटी का कॉन्टेक्ट था, इधर राजा हरि सिंह इधर इंडिया। अब जब संविधान सभा ही नहीं है तो तुमने कैसे 370 में बदलाव कर दिए? वो अधिकार तो सिर्फ संविधान सभा का होता है। बात ही समझ में, इसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा। नाउ पे अटेंशन, अब तुम्हें जो चीज समझ में आएगी वो तुम्हारा हो सकता है आज रात दिमाग चेंज कर दे कि अरे संविधान में ऐसा भी हो सकता है। दो वर्गों की आप लड़ाई देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर की लड़ाई यानी एग्जीक्यूटिव, और एक दूसरी तरफ लड़ाई देखोगे जुडिशरी, जिसे कहते हैं हम न्यायपालिका। सबसे पहले बात याद रखना कि सर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ, कोई भी विधि कोई भी पॉलिसी संविधान से ही बनी है, संविधान को कोई भी ओवररूल नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिए। अब आप इंडिया को समझ लो। पहली बात तो इंडिया में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिया के अंदर एक होता है स्टेट, स्टेट का मतलब जो सरकार जिसके पास पावर होती है, जो लॉ बनाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं इंडिया के अंदर रहने वाले नागरिक, नागरिक माने आपको। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट को जब विधि बनाने की शक्ति दी है तो कई बार स्टेट बहुत पावरफुल हो जाता है। पावरफुल में कौन आता है? पीएम, संसद, डीएम, सीएम, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब लोग स्टेट कहे जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अनलिमिटेड पावरफुल हो जाएंगे तब आपको नहीं लगता कि ये जितने भी नागरिक हैं उनको परेशान कर सकते हैं? आज सीएम के हाथ में पावर है, सीएम चाहे तो पूरे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत तक पुलिस को खड़े कर दे और कह दे कि कोई भी बरेली नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इतनी पावर है, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए संविधान ने एक गारंटी दी थी। उसी गारंटी को बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक निहित है। ये बात आई समझ में, छोटी सी। अब उसी में एक बड़ा प्यारा आर्टिकल है, आर्टिकल 13। अब ध्यान से समझना कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। अगर आर्टिकल 13 समझ गए तो तुम्हें 368 को समझने में इशू नहीं होगा। आर्टिकल 13 ये कहता है, ध्यान से सुनना, राज्य ऐसी कोई विधि, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग यानी 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यानी कोई भी स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो तुम्हारे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 छीने। लेकिन तभी तुम्हें मैं एक और आर्टिकल से मिलवाता हूं जो भाग 20 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 368। ये कितनी प्यारी बात करता है। संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, सवाल समझना, कोई भी बात हो, अनुच्छेद 13 हो, 12 हो, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़, बदल या निरस्त कर सकता है। वेलकम टू बेसिक स्ट्रक्चर लड़ाई शुरू। एक तरफ क्या नाम है, मुस्कान, एक तरफ मुस्कान राणा जी खड़ी हुई और बोली मेरे पास मेरा आर्टिकल 13 है, कोई सरकार कुछ भी कर ले किसी नागरिक का फायदा नहीं उठा सकती, नागरिक को परेशान नहीं कर सकती। दूसरी तरफ संसद हंसी और संसद ने कहा राणा जी मुझे माफ करना, आर्टिकल गलती होगी। तो दूसरी तरफ अब तो नाम ऐसा है, तो गाने तो आएंगे, तो आर्टिकल 368 को दिखा दे। संसद ने कहा कि देखिए राणा जी आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास अनुच्छेद 368 है जिसमें लिखा है कि कोई भी उपबंध कुछ भी होते हुए हम जो है किसी भी तरीके का बदलाव संविधान में कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आर्टिकल 13 जीतेगा कि 368? विवाद समझ गए सर? संविधान के दो अनुच्छेदों में विवाद हो गया, एक अनुच्छेद 13, एक अनुच्छेद 368। 13 कह रहा है कि कोई भी राज्य कोई भी विधि ऐसी बना नहीं सकता जिससे इस भाग का कोई भी उपबंध छीना जाए। तेज आया ना, क्या नाम होगा, तेज बात समझ आ रही सारी कहानी? जिससे अभी तक बिल्कुल ये वाली कहानी समझ में ना आई हो, स्क्रीन में 50 बार पूछो, इसके बिना तुम बेसिक स्ट्रक्चर समझ ही नहीं सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि तुम कोई ऐसी विधि नहीं बनाओगे जो 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में छीन सके, मौलिक अधिकार।
लेकिन 368 कहता है कि हम कोई भी ऐसी विधि बनाएंगे, चाहे वो आर्टिकल 13 हो, 12 हो, 21 हो, 20 हो, मौलिक अधिकार हो, कुछ भी हो, हम जो चाहें वो बदल सकते हैं। यानी आर्टिकल 368 फायदे की बात करता है संसद के, 13 बात करता है किसके फायदे की, नागरिक। आप बताओ दोनों में से कौन जीतेगा? प्रॉब्लम आई समझ में, सिचुएशन समझ गए? आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई। 13 कह रहा है कि आप कुछ भी करो लेकिन मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, वो कह रहे हैं हम वो भी छीन सकते हैं। तो अब आपको तय करना है कि 13 जीतेगा या 368 जीतेगा, और यहीं पे आगे मामला बनेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। इधर दोनों लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा, इसकी डिस्प्ले टाइम आउट हो जाती है इसलिए बंद होता है, टाइम बढ़ाएगा। ये तो आप फाइनली जा रहे हो, अभी भी अभी से तो हम चले गए यात्रा करेंगे, मतलब आपने केसेस पढ़ेंगे, लेकिन मैं बाकी बच्चों से पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। कुछ भी पूरा भाग भी या पूर्णता भी, अनुच्छेद 368 लिखा है पूर्णता भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। वो डॉक्टर है, मतलब मैंने बताया था कि कुछ हिस्सा निकाल देते हैं और कुछ हिस्सा बच जाता है। हाँ क्या राज्य की परिभाषा? राज्य की परिभाषा सीधा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संसद, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इन्होंने अगली स्लाइड पढ़ी इसलिए पूछना चाह रहा मैं पता हूँ, मैं बना के लाया, तुम मत देखो। कुछ अभी राज्य का कोई रोल नहीं है, जहाँ राज्य का रोल आएगा मैं बताऊंगा। आप इतना याद रखो कि राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 जिसमें सरकार डीएम्स के जो भी तुम्हारे लिए आदेश दे सकता हूँ, जो भी तुम्हारे लिए विधि बना करके एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, वो राज्य, जब तक वो प्योरली प्राइवेट ना हो। ये बात है। अब बाजार आगे बढ़े, ठीक है? तो भैया अगर तुम्हारा आर्टिकल 13 चला गया तो तुम नागरिक, तो नागरिकों ने कहा इसमें 13 काटा, तो संसद ने कहा इसमें 13 ही काटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मुझे तो संविधान में असीमित शक्तियां दी हुई है, मैं बदलाव कर सकता हूँ। क्या लगता है बजाज संसद के पास? अब सबसे पहले यहाँ पे तुम लोगों में आत्मचिंतन करा दूं तो तुम्हें मजा आ जाएगा। यूपीएससी यहीं पर पूछता है कि संसद को असीमित शक्तियां देना खतरनाक क्यों है? बताओ। एक अच्छा क्वेश्चन है कि अनलिमिटेड पावर देना संसद को जो किसी भी तरीके का लॉ बना सकती है, अरुण क्यों खतरनाक हो सकता है? सवाल समझ गए? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें जो जर्नी पे लेके जा रहा हूँ ना, वो बड़ा मजा आएगा। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ बारिश में भी आप लोग आ गए। 27 अटेंडेंस गिन रखे हैं। 30 का आंकड़ा ले लिया तो 5000 लाइक्स यूट्यूब पे चलता है। चलो हाँ भाई बताओ, अगर हम संसद को असीमित शक्तियां दे देंगे तो क्या घाटा हो जाएगा? बताओ क्या नुकसान, क्या बुराई? दे दो असीमित, बताओ कुछ बात। बिल्कुल सही है, बस पकड़ गया आंसर। तुम ना दो। अब वजाहत का आंसर आ गया। वजाहत ने एक प्रश्न पूछा था कि राज्य क्या होता है, तो राज्य का मतलब होता है एक विचारधारा। जैसे इंडिया है, इंडिया एक विचारों का है, किसका? हमारे फ्रीडम फाइटर क्या चाहते थे? आज़ाद देश हो, रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, गरीबी ना हो, सब लोग अच्छे से रहें, करप्शन ना हो, ये विचारधारा है ना। तो इसी विचारधारा को जो भी नियम बनाएगा वो कल को बदल भी तो सकता है, इसलिए इसे अनलिमिटेड शक्तियाँ देना हमारे देश के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन तुम बिल्कुल ना घबराओ, अगर तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप तुम्हारे लिए कहानी बताएंगे। कहानी सुनो, देखो मैं तुम लोगों ने कहानी शुरू गाना नहीं सुना? हाँ अरुण ने तुरंत ही वो बात पकड़ ली जो बात कोई नहीं पकड़ पाया, इसीलिए अरुण का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब वो बाबू जिम्मेदार वाली कहानी आ रही। अब तुम सुनो आजाद भारत का दुख। सर आजाद भारत का दुख? हाँ सर, आजादी को कौन दुखी होता है? इंडिया दुखी था आजादी पे। सर कैसे? अब ध्यान से सुनना, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो नेहरू जी बने प्राइम मिनिस्टर, ये बात फैक्ट है, सभी को पता है। तब नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के कहा आओ विकास करेंगे। तो विकास करने का मतलब ये हुआ कि नेहरू जी ने प्लान बनाया कि इंडिया जो कि तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है, इंडस्ट्री नहीं है, औद्योगिक चीज़ें नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, नहरें बनाएंगे, डैम बनाएंगे, न्यूक्लियर आराम से एटॉमिक सेंटर बनाएंगे। तो नेहरू जी ने अपने इस मिशन के लिए चाहिए थी जमीन, सामने दिख रही जमीन बताओ। तो नेहरू जी को जब जमीन चाहिए थी उस समय सारी की सारी जमीन जो थी वो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा जमीन किसे दे रखी थी? जमींदार को। जमींदार है नहीं बना, ठीक है।
तब नेहरू जी गए जमींदारों के पास और नेहरू जी ने कहा जमींदार जमींदार, बोले हाँ जी, बोले ऐसा है हमको ना जमीन चाहिए, हमें विकास करना है। तो जमींदार साहब हंसे, बोले अच्छा मैं तुम्हें अपनी जमीन 10 गुना ज्यादा दामों में दूंगा। मेरी बात ध्यान से समझना। नेहरू जी से उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना तक ज्यादा दामों में जमीन देंगे। तो नेहरू जी ने कहा ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं तो स्टेट हूँ, आर्टिकल 12, अभी एक लॉ बना के फेंक के तुम्हारे मुंह में मारूंगा, तुम्हारे सारे के सारे ये 10 गुना और 3 गुना निकल जाएगा। तब उन लोगों ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी आपको एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, हमने तो अभिषेक मिश्रा की 3-4 क्लासेस ले ली है, हम समझ गए। तो नेहरू जी ने कहा क्या समझ गए तुम, क्या? बोले आपको नहीं पता, लेकिन अभी संविधान में एक मौलिक अधिकार बचा हुआ है, क्योंकि ये घटना 1947 और 51 के बीच की है, ये हटा था 1978 में। तो उस समय जब ये था तो बापू जमींदार के नीचे लिखा हुआ है, वो बोले भैया कि हमारे पास अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अधिकार है, जो जमीन हमने ले ली वो हमारी मौलिक भूमि हो गई, तुम हमसे नहीं छीन सकते। ट्विस्ट समझे? यानी कि जमींदार ने कहा कि हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 31 कहता है कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा मौलिक अधिकार है और तुम्हारा मौलिक अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बात आई समझ में? तब नेहरू जी को हुआ तनाव। नेहरू जी ने सोचा यार ये क्या होगा, आर्टिकल 31 के तहत जमींदारों की भूमि रखेंगे, अब वो जितने दामों में बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, लेकिन स्टेट उनसे छीन नहीं सकता। और नेहरू जी को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए थी? जमीन चाहिए। सिचुएशन समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट है आपका तो बताओ, बारिश हो रही है इसलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। बता कोई डाउट? जमीन किसे चाहिए थी? क्यों? वेरी गुड। तो जमींदारों ने क्या कहा? पैसे दो। तो आपको नहीं लगता वो तो सरकार से छीन लेते जमीन, क्यों नहीं छीन पाए? कौन सा? आर्टिकल 31 बात आई, लिखा है देखो संपत्ति का अधिग्रहण करना। तो भैया बापू जमींदार आगे चल रहे। आप सुनो तुम इंटरेस्टिंग कहानी। तब भैया नेहरू जी गए अपने परम मित्र, अब वापस देखो, नेहरू जी गए अम्बेडकर जी के पास और नेहरू जी ने अम्बेडकर जी से कहा कि देखिए हमारे संविधान में क्या समस्या आ रही है। तब अम्बेडकर जी बोले, सामने ध्यान दो, तब अम्बेडकर जी बोले अरे नेहरू जी कोई परेशान होने की बात नहीं, अपना ही संविधान है, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1951 में संविधान संशोधन किया, जिसमें उन्होंने 3 चीजें डाली, लिख लो। पहला अनुच्छेद 31 कैपिटल ए, दूसरा अनुच्छेद 31 कैपिटल बी और तीसरी सबसे खतरनाक चीज 9वीं अनुसूची। ये तीनों चीजें लिखो। इसके डालने की सब वजह क्या थी? ये इसलिए थी कि अब देखो कैसे संपत्ति के अधिकार के अंदर वो लोग बदलाव कर रहे हैं, और ये सभी को पता होना चाहिए कि संसद के पास शक्ति होती है कि वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सके, आज भी है। बात आई समझ में? इसको लिख लेना। नेहरू जमींदार के बाद जमींदार जीत गए अनुच्छेद 31, तब नेहरू जी गए अम्बेडकर जी के पास, अम्बेडकर जी ने कहा वो अपना ही संविधान है, आओ बैठ करके चर्चा करते हैं। तब उन्होंने ये 3 चीजें जोड़ दी 1951 में। अनुच्छेद 31 के अंदर 31 ए जोड़ा, बी जोड़ा और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये तीनों जोड़े गए 1951 में। बात आई समझ में कि नहीं? बजाज यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कृष्णपाल यहाँ तक डाउट एकदम क्लियर है? तो सर 31 ए कहता क्या था? अब देखो सरकार का गेम, सरकार कैसे तुमसे तुम्हारी चीजें ले सकती है, दे सकती है बिना तुम्हें बताए। 31 ए एक बात कहता है, राज्य द्वारा किसी संपत्ति या मौजूद किसी भी अधिकार का अधिग्रहण, समापन या संशोधन या इसके आधार पर शून्य नहीं। यहाँ पे सीधी बात समझो, मैं लीगल लैंग्वेज को आसान कर देता हूँ। 31 ए में लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र कोई भी सरकार अगर लेना चाहे तो अनुच्छेद 31 उसे नहीं रोकेगा और सरकार उस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। बात आई समझ में? कैसे? विधि बना के। इसीलिए मुबारक हो तुम्हें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम 1951, बिहार जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1951। बात आई समझ में? ये सारे जो लोकल लॉज बने हैं, लैंड लॉज बने हैं, ये 1951 में ही बनना शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश में जमींदारी अधिनियम है जिसके तहत जमींदारों से भूमि लेकर के आम चीजों में डेवलपमेंट के लिए कर दी गई थी। ये चीज समझ में आ गई थोड़ी बहुत? सर 31 से मतलब हम कृषि सुधार के नाम पे भूमि ले लेंगे। फिर संसद को लगा यार कृषि सुधार तो एक अलग चीज हो गई, हमें डैम भी बनाना है, हमें स्कूल भी बनाने हैं, तो उन्होंने 31 बी भी उसी समय डाल दिया। 31 बी में लिख दिया कि हम कोई भी कानून बनाए, कोई भी कानून
और अगर उस कानून को हमने बनाया और 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो फिर वो न्यायालय के मामले से बाहर हो जाएगा, यानी उस पे अनुच्छेद 13 का दूसरा वाला जिसे तुम न्यायिक पुनर्विचार कहते हो वो भी काम नहीं कर सकता। बात समझे? क्या एक्सीलेंस थी, उन्होंने एक अनुसूची बना दी। ये सबको पता होगा कि पहले 8 अनुसूचियां थी, पहले 8 शेड्यूल होते थे, अब 12 हो गए, लेकिन जो 9वां जोड़ा गया वो 1951 में जोड़ा गया संविधान के पहले संशोधन में। क्यों? 9th वन इज वेरी पावरफुल। 9वीं अनुसूची में अगर तुमने कुछ भी डाल दिया तो उस पर न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनर्विचार की, यानी कि उसे कभी कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। 9वां शेड्यूल इतना खतरनाक। बात आ रही तो टेक्निकली नहीं समझ रहा हूँ, जैसा था रिपीट करूँगा। हेलो, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है? कनेक्शन गुड। इधर तीनों को क्लियर होता जा रहा है। आगे बढ़े। मैंने तीनों चीजें लिख दी है कि 9वीं अनुसूची में क्या था, 13 में क्या था, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो 31 में संसद ने कृषि सुधार के नाम पर अधिनियम बनाए और इसको कोई भी शून्य नहीं डिक्लेयर कर सकता। 31 में कह दिया हम कोई भी विधि बनाएंगे, अनुसूची 9 में ले जाकर रख देंगे, तो कोई भी न्यायपालिका कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब देख रहे हो, अनलिमिटेड पावर। अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम अपनी जमीन को अनुच्छेद 31 में बचा ही नहीं सकते। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हें नागरिक होने के नाते थोड़ा दुख हो रहा होगा ना, थोड़ा तो बुरा लग रहा होगा कि सर हमारे मौलिक अधिकार जाते हुए दिख रहे हैं, हमारी भूमि जाती हुई दिख रही है, हमारा लैंड जाता हुआ दिख रहा है, तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ आ रही है ना। थोड़ा बहुत तो दुख हुआ होगा ना कि भैया सर हमारे मौलिक अधिकार जा रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार को बचा लो। उन्होंने आर्टिकल 31 का हनन कर दिया, 31B बनाया, 31A बनाया, 9वीं अनुसूची बनाई। इसी बात को लेके जमींदारों के दिमाग की असर गई और सारे के सारे जमींदार इकट्ठे हुए। मुबारक हो जमींदारों का पहला जो केस था उसे बोलते हैं संकरी प्रसाद। वो इसी चीज को चैलेंज करा गया था कि अनुच्छेद 368 तुम्हारा कहता है कि तुम कोई भी प्रावधान कर सकते हो, पर अनुच्छेद 13 कहता है कि तुम कुछ भी प्रावधान कर लो पर मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 है उसे नहीं छूओगे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संसद कि तुमने अनुच्छेद 31 के अंदर संशोधन कर दिए, यानी कि मामला पहुंचेगा कोर्ट में और जो पहला केस बनेगा वो बनेगा शंकरी प्रसाद जी का। चलो बढ़े आगे। चलो शंकरी प्रसाद का केस शंकरी प्रसाद केस में अब मामला जो चलेगा ना उसमें आप अपने कॉपी के अंदर एक स्कोर कार्ड लिखो, टीम ए और टीम बी लिख लो, छोटा सा एक बॉक्स बना के टीम ए टीम बी। बताऊंगे तुम्हें कैसे लिखना, मैं बता दूँ। ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, बीच में लाइन कर लो, इसे लिखो टीम ए टीम बी। एक तरफ लिखो अनुच्छेद 13 और एक तरफ लिखो आर्टिकल 368 और ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो। अब तुम्हें देखना ही है कि कौन कितनी बार जीत रहा है, उसी के निर्णय पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मानी निकल के आ जाएगी। पहला केस आता है शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केस 1951 में ये केस क्यों करा? क्योंकि सर पहला संविधान संशोधन से 31A 31B 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। जैसे ही जोड़ी वैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, अरे ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, और मौलिक अधिकार का हनन करने को तुम कहाँ जा सकते हो? न्यायालय। तो शंकरी प्रसाद न्यायालय चले गए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद को राहत देगी या संसद को राहत देगी। बात आई समझ में कि आर्टिकल 13 जीतेगा या 368 जीतेगा। आगे बढ़े। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? ये बताओ। चलो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये सुनो, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शंकरी प्रसाद के केस में, ध्यान से समझना, 368 को सही बताया। तो 368 जिधर लिखा है टिक मार लो, ये बॉक्स बना हुआ है, ये 368 वाला तुम्हारा पहला केस जीत गया। बताता हूँ क्यों कैसे। टिक मार लिया, गुड। सबसे पहले केस में शंकरी प्रसाद ने चैलेंज करा, तब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रीडिंग कर दी आर्टिकल 368 की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ संसद को लोगों ने चुना है, और लोगों ने चुना है इसका मतलब लोगों की इच्छा है, और हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। और आर्टिकल 13 जो है वो अगर इस पे अपवाद के रूप में आ रहा है तो उस अपवाद को भी नहीं
स्टडी किया जाएगा और आर्टिकल 368 जीत गया। बात आई समझ में? अभी बस इतना समझो कि सर पहला केस हुआ उसमें सरकार जीत गई, संसद जीत गई। अब संसद के पास असीमित शक्तियां आ चुकी है। अब संसद और भी धड़ल्ले से जमींदारी एक्ट बना के जमीनें हड़प गई। बात आई समझ में? भाई इन्होंने संसद को जिता दिया ना कि भैया तुमने जो बदलाव करे हैं भूमि अधिग्रहण के वो ठीक है, तो संसद को मजा आ गया। लेकिन उसके बाद एक समस्या और हुई, यहीं पर नहीं रुके और हमारे जो संसद है ना उसने एक और संशोधन कर दिया, 17वां संविधान संशोधन 1964। अब इस संविधान संशोधन में तो और मजेदार बात हो गई। अब तक ये था कि अगर हम तुम्हारी भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं तो हम तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन 17वें संविधान संशोधन में एक मजाक कर दिया कि हम तुम्हें उतना ही पैसा देंगे जो वैल्यू हमें मार्केट रेट के हिसाब से ठीक लगेगी, बाजार मूल्य, जो कि आज तक चल रही है। देखो कैसे ये आया आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में उन्होंने कहा कि प्राइस इक्वल टू द प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू। अब सरकार से जमींदार फिर से गुस्से में आ गए। जमींदारों ने कहा कि तुमने पहले संविधान संशोधन करके हमारी भूमि छीनी, कोई बात नहीं, तुमने भैया जमीनें छीनी, कोई बात नहीं। अब तुम ये कह रहे हो कि जमीनें छीनने के बाद उस पर पैसे भी हम डिसाइड करेंगे। तो भैया जितने भी जमींदार थे उनको एकदम कहते नहीं ना कि उनके अंदर एकदम बदले की भावना दौड़ पड़ी और उन्होंने तुरंत ही दूसरा केस फाइल कर दिया 1964 में, जिसका नाम लिखो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसमें चैलेंज किया गया था 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बता दें, आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही? बिल्कुल एकदम गुड। पहले आ जा पीछे और बाकी दो बार को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। बात आई समझ में सर? यानी कि इसका मतलब अब की बार कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अब की बार केस में 17वां संविधान संशोधन चैलेंज हुआ नहीं। कहानी वही आ गई कि 368 के तहत तुमने 17वां संविधान संशोधन करा। क्या तुम ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? 13 और 368 का विवाद फिर से सामने आ गया और दुर्भाग्यवश फिर से टिक मार लो, इस बार भी 368 विजय भवा। इस बार भी 368 फिर से जीत गया। सर फिर से जीत गया? कैसे जीत जा रहा है? क्योंकि इसके पास बढ़िया लॉयर है। अब आया चलो गाँव में कोई भी मामला होगा लॉयर बोलो मुझे। अब मैं बताऊँ, अब मैं अड्डा बुरी मारूंगा और सारे साक्षी छुपाते मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसी नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं चला। तो बात आई समझ में? सर सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संसद के हाथ में रिबन दे दिया, लोहिया काट दी। यानी संसद को फिर से जिता दिया और कह दिया हाँ 368 अच्छा काम कर रहा है, 368 के पास असीमित शक्तियां हैं, वो संविधान का कोई भी भाग, उपबंध, वर्ग कुछ भी मिटा सकता, कुछ भी बदल सकता। बात आई समझ में? पहला केस में क्या हुआ था शंकरी प्रसाद में, सेम बात रिपीट हुई थी कि नहीं? जो सज्जन सिंह में हुआ वही शंकरी प्रसाद में हुआ था। शंकरी प्रसाद केस में भी 368 जीत गया और दूसरा केस सज्जन सिंह है उसमें भी 368 जीत गया। अब शुरू होती है अगली कहानी जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सुनो ध्यान। उससे पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितने लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच, संवैधानिक पीठ ये सब क्या होता है? कोई बता सकता है? क्योंकि अब तुम्हें ये चीज तभी समझ में आएगी जब तुम ये छोटा सा ना क्रैश कोर्स समझ लोगे कि सर ये संवैधानिक पीठ और पैर और हाथ होते क्या हैं। बताओ क्या होता है? हाथी आ गए? हाँ भाई बताओ क्या लगता है क्या होता होगा? किसी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी मामले पे जजमेंट देता है? किसी को पता है?
बिल्कुल सही बात है, जजेस बैठते हैं न्यायालय में, जज ही बैठेंगे और पुलिस बैठेगी, लोग निकल मारेंगे। ध्यान से सुनो, अक्सर आप लोगों ने अखबार पढ़ा होगा तो अखबार में निकलता होगा कि दो जजों की जो है यानी डबल बेंच का मामला न्यायालय ने संवैधानिक पीठ ने पलट दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कभी न्यायालय में केस जाता है तो क्या होता है कि वहां पर जो चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे हाई कोर्ट है उसके अपने अलग न्यायाधीश होते हैं मुख्य वाले, और पूरे भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ये तो सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट का। जब भी न्यायालय में कोई मैटर जाता है, जैसे बीटीसी और बीएड वाला जो मामला गया, इसे मैं बताता हूँ ताकि तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। बीटीसी और बीएड का मामला था, अब इसके लिए मैटर जब सुनवाई करनी थी तो वहां पे जो कोर्ट के राजस्थान हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश साहब थे मुख्य वाले यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, उनके पास में एक लेटर गया। उस लेटर में लिखा था कि इस मामले की सुनवाई के लिए आप जजेस का नाम तय कर दो। उन्होंने नाम तय करा, जैसा मैटर इंपॉर्टेंट होता है उसी के हिसाब से जजेस की पीठ बनाई जाती है। पीठ का मतलब सिंपल होता है कि ये बेंच है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, इसमें कितने जजेस बैठेंगे। सिंगल बेंच मतलब एक जज इस मामले को सुनेगा, डबल बेंच मतलब डबल, ट्रिपल मतलब ट्रिपल। सर ट्रिपल के बाद 4 जजेस भी होते होंगे? नहीं, फिर आ जाते हैं 5, 7, 9, 11, यानी सर 3 जजेस तक तो ये बेंच चलती है। उसके बाद ये ऑड नंबर में हो जाती है, विषम नंबर में, विषम कहते हैं ना सम विषम, तो विषम नंबर में हो जाती है। अब ये विषम नंबर में क्यों होती है, तो जरा खुद सोचो, अगर 5 जज होंगे तो 5 जज में से अगर 2 जज एक फैसले में 2 एक में आ जाए तो जो बचा हुआ एक है उसके द्वारा निर्धारित तो हो जाएगा ना बात। वरना अगर 4 जजेस को बैठाएंगे तो 2 पक्ष की बात करेंगे, 2 विपक्ष की बात करेंगे, अंतिम निर्णय आएगा कैसे। तो इसी को कहते हैं बेंच वाला सिस्टम। अब हुआ क्या कि संगरी प्रसाद का केस हुआ था, उसमें आपने देखा 368 जीत गया। सज्जन सिंह का केस हुआ, उसमें भी 368 जीत गया। सज्जन सिंह के केस में और संगरी प्रसाद के केस में 5-5 जजेस बैठे थे। जब मिनिमम 5 जजेस बैठते हैं उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और वो संवैधानिक पीठ कौन बनाता है, ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 145। ध्यान रखना, अनुच्छेद 145 में लिखा है कि जजेस की बेंच कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। अब इसके लिए तुम्हें मैं न्यूज़पेपर में लेके चलता हूँ, यहाँ पर मजा आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, उनके ऊपर एक आरोप लगा था। अगर तुम में से थोड़े लोग भी जो है इस मामले को फॉलो करते हो तो दीपक मिश्रा जी में, ऑनरेबल दीपक मिश्रा जी के एक आरोप लगा था कि तुम अपनी मर्जी के जजेस का सिलेक्शन करते हो और वो अपनी मर्जी से उस तरीके के मुकदमे सुनते हैं। ये कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का आरोप था। मेरी बात ध्यान से समझना। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारी बात कही कि आई हैव द राइट, मेरे पास राइट है, आई एम मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो सर ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब ये है कि जो रोस्टर का मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट, और मैं यहाँ का मास्टर हूँ चीफ जस्टिस। मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसी भी जज को किसी भी मैटर में डाल बिठा हटा सकता हूँ। ये उनका आर्गुमेंट था और ये न्यूज़पेपर में, ठीक है। अभी इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल निकला है दोबारा से 23 मई 2023 को। तो याद रखना कि मेंस में तुमसे पूछ सकता है संवैधानिक पीठ का निर्माण कैसे होता है। तब तुम्हें अनुच्छेद 145 और बताना पड़ेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद की बेंच बनाएंगे, पूरे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो सर बिहार में कौन बनाएगा, बिहार के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये तो पता है ना, जितने हाई कोर्ट उनके सबके अलग मुख्य न्यायाधीश, परंतु सुप्रीम कोर्ट का एक ही होता है। इसलिए कई बार जब मैटर आता है, अखबार में तुमने सुना होगा कि अनुच्छेद 370 की जब सुनवाई होनी थी तो ऐसे 5 जजेस का फोटो वायरल हो रहा था। क्यों? क्योंकि 370 में 5 जजेस बैठे थे, यानी संवैधानिक पीठ उसकी सुनवाई करने जा रहा था। ऐसे अभी आगे मैं तुम्हें केशव नंदा भारती का केस बताऊंगा, उसमें 13 जजेस बैठे थे जो आज तक कभी बैठे ही नहीं। 13 जजेस दोबारा कभी बैठे ही नहीं, मतलब 13 जजेस का मतलब समझो आप, उस समय सुप्रीम कोर्ट की 90% जनसंख्या बैठ गई भाई। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 24 बैठे हैं, अयोध्या मामले 13 नहीं बैठे, 11 अयोध्या मैटर में नहीं बैठे थे, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट 13 नहीं थे, उससे कम थे, 9 या 11, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि केशव नंदा भारती में 90% ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही बैठ गया था यार। हर जज को सोचने में मजबूर कर दिया था कि ये मामला सिर्फ देश के संविधान का नहीं है, ये मामला आने वाली पीढ़ियों का है कि या तो देश का न्यायपालिका पे विश्वास टूट जाएगा या तो न्यायपालिका पे विश्वास बना जाएगा। मेरी बात समझना। तो तुम्हें आई थिंक ये क्रैश कोर्स समझ में आ गया होगा। ये किसके तहत बनाई जाती है, आर्टिकल 145 के तहत। अब वापस आएगा तो सर आपने एक बात ये बताई कि पहले शंकरी प्रसाद 1951 में केस हुआ जिसमें हमारी संसद जीत गई,
दूसरा सज्जन सिंह का केस हुआ, फिर से हमारी संसद जीत गई। लेकिन इस बार ना जमींदार भी पूरी तैयारी में है। जमींदार ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोबारा अपील में ले गए। अपील समझते हो ना, सेम कोर्ट में दोबारा कोर्ट के सामने फाइल ले जाकर के रिक्वेस्ट करना कि सर एक बार और सुन लीजिए, बस एक बार। जैसे वो लोग अक्सर फोन पे करते हैं, ठीक है बस एक बार आपकी बात नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मामला से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास पहुंचा अपील के माध्यम से, तो ये नियम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 जजेस बैठे थे तो अब कितने जज बैठेंगे? सबसे बढ़ के भाई 7 भी बैठ सकते हैं, 9 भी बैठ सकते हैं, 11 भी बैठ सकते हैं। और ये मामला कुछ ऐसा ही था, इसमें कितने जजेस बैठे थे? 11 जजेस। अब इस केस की अपील करी गई और मुबारक को उसी अपील को जाना जाता है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यानी सर गोलकनाथ का जो केस है वो अपील के जरिए आया था। किस केस की अपील के जरिए आया था? सज्जन सिंह की अपील के जरिए। ये बात याद रखना। तीसरा केस इसी क्रम में आईसी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967। और यहाँ पर तुम्हें मजा आएगा, क्यों? क्योंकि अब तुम्हें दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट को आ रहा है गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रोज रोज 13,368 कर रहा है, आज हम इकट्ठा कर ही गए। आईसी गोलकनाथ बहुत टेक्निकल है, लेकिन समझ आ रहा है? करेक्शन लगा नहीं तो दिमाग के बाहर अंदर है। इधर देखो ये पूरा ट्रेडिशनली बोरिंग है, इसका मतलब कोई समझ आ रहा होगा सर की एक ही क्लास मिस नहीं करनी है। बिल्कुल 10,000 रुपए प्रति दिन वाली क्लास मिल लेगी, तो बाकी 8,000 छुटा लेना सब। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये सब चीजें यूपीएससी के सिलेबस के लिहाज से हैं और उसी सिलेबस को मैं पढ़ाता हूँ, मैंने वही पढ़ा। बाकी वनडे फाइटर वाले एग्जाम के लिए अगर मार्केट में पुस्तकें आती हैं उसको आप खरीद सकते हैं। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट दरोगा प्रतिभाग से पैटा देखिए आपके अंदर अब ध्यान से सुनो। गोलकनाथ केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, वही सवाल जो पिछले 2 केसेस से सुनते आ रहे हैं, 13 बड़ा या 368 बड़ा। आर्टिकल 13 बनाम 368, यहाँ पे भी कहानी आ गई। अब इस केस में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इस केस में हुआ ये कि बहुत हल्के मन से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि शक्तियां असीमित तो हैं, पर उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम असीमित शक्तियों को बिना किसी रीजनेबिलिटी के, बिना किसी तर्क के अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बेपनाह बार बार यूज करे जा रहा है। बात आ रही समझ में कि अब सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि 368 का मिस यूज होना शुरू हो चुका है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कही नहीं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में मामला पलट दिया और कह दिया कि 368 के पास असीमित शक्तियां हैं, परंतु 13(2) का दायरा उसके रोक लगाता है और 368 के अंदर वो असीमित विधि नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकार को छीने। यानी सर पहली बार हमें देखने को मिला कि हमारा जो आर्टिकल 13 है वो चैलेंज में जीत गया। इसे माफ करो, पहली विक्ट्री मुबारक हो आर्टिकल 13 नागरिक होना। चलो नेचर बॉक्स बनाया, गुड। अब इसे चिता दो आर्टिकल 13 समझ में आई बात? बजा जब अपील हुई तो आईसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट को ये बात लगी कि ये तो ना जमीन तो ले ही है, जमीन की संपत्ति भी और भी दुनिया भर के चेंजेस कर रहे हैं, इनके पास असीमित शक्ति देना ऐसी हो गई जैसे ब्रह्मास्त्र देना। इनकी लड़ाई हो रही है मोहल्ले के टिंकू से, ये कह रहा है न्यूक्लियर वेपन चला दो। तो न्यूक्लियर वेपन तुम्हें चलाने की आज़ादी है, पर तब है जब सामने वाला देश बड़ा सुपर पावर हो। अब तुम मोहल्ले की चिंटू की लड़ाई में चला दे रहे हो ब्रह्मास्त्र, तब न्यायालय को ये लगा कि ये तो काम चिंटू को सिर्फ डरा के भी हो सकता था, चिंटू है लेकिन तुम नहीं मान रहे। तब न्यायालय ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग होने से मुझे ही बचाना होगा, और तब न्यायालय ने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक बड़ा प्यारी लाइन लिखी कि जो तुम कर रहे हो ना उसे 368 में कहते हैं अटैक ऑन डेमोक्रेसी। ये लाइन तुम्हारे मेंस के आंसर में आनी चाहिए कि सर 368 को असीमित शक्तियां देना अटैक ऑन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर हमला की परिभाषा के समान है। मेरी बात समझो, ये मेंस के कीवर्ड है, इसे डालोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स को गुड हैंडराइटिंग मिलेगी। पर सर हैंडराइटिंग तो बेकार है, कोई बात नहीं, तो तुम्हारा रिश्ता यूपीएससी के नंबर के बेटे से नहीं है। बात आई समझ में? आप ध्यान से समझना। तो अब एंट्री होगी जब तुमने ये आईसी गोलकनाथ समझ लिया ना, अब तुम समझो एक मजेदार चीज
अब एंट्री होने वाली है मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट, हमारी राष्ट्रीय महिला की, जिनका नाम था रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने कहा वाह बेटा, जब मेरा सत्ता में आने का टाइम आया तब तुम ये 13 और 368 खेल रहे और अभी तक 368 जीत रही, अब तुमने 13 को जिता दिया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या पावर होती है। और तुरंत ही उन्होंने 24वां संविधान संशोधन निकाला 1971 में, और क्या मजेदार चीज कर दी उन्होंने, 368 के अंदर डाल दिया तीसरा क्लॉज और 13 के अंदर डाल दिया चौथा क्लॉज और लिख दिया 13(4), यानी कि आर्टिकल 13(4) के अंदर कोई भी 368 के द्वारा करा हुआ संविधान संशोधन कभी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। और 13(4) के अंदर लिख दिया कि 368 में सरकार कोई भी संशोधन करेगी वो मान्य होगा और हम उसके तहत कानून में नहीं रखेंगे। ग्रेट एक्सीलेंस, समझे इंदिरा गांधी का क्या दिमाग था। उन्होंने तुरंत ही संविधान में कहा कि आओ, तुम लोग बहुत कर रहे हैं ना कि आर्टिकल 13 बचाएंगे 13 बचाएंगे, अंत में संशोधन करने का अधिकार हमें, लोग हम 24वें संविधान संशोधन से लेके आते हैं आर्टिकल 13 के अंदर 4, 368 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा सुझाया गया था। बाद में उस जज को प्रमोट करके उन्होंने जजेस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। डीएनए एफएन की बात आप कर रहे हो, सामने पॉलिटिकल एलिगेशन, लेकिन हाँ आंसर ठीक है। एक ऐसे भी जज थे इलाहाबाद के जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया था, फिर उनके घर में कोई जज नहीं बनता, ऐसा कहा जाता है, तथ्य है। दोनों बात आई समझ में, दिमाग देखें, एक्सीलेंस देखें आप हमारी ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी का। और ये देखो ये आया सर 13 के अंदर चौथा क्लॉज डाल दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पे लागू नहीं होगा। यानी आर्टिकल 13 को साफ मना कि 368 में चाहे मौलिक अधिकार छीने, चाहे तुम्हारे घर के अधिकार छीने, चाहे तुम्हारे इंस्टाग्राम के अधिकार छीने, तुम कभी जीतोगे नहीं। सिंपल सी बात, सीधी बात कहती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 368 में भी कह दिया, 368 में लिख दिया अनुच्छेद 13 कोई भी बात इस अनुच्छेद के अधीन किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। एक्सीलेंस दे दी कि तुम आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई करा रहे थे ना, जो 13 में कमी थी मैं वो भी पूरी कर दूंगी, जो 368 में मुझे चाहिए मैं वो भी रख दूंगी। क्या ग्रेट एक्सीलेंस है, ये वो मेरी फेवरेट है। और 368 टीम के अंदर आर्टिकल 13 जो कह रहा था कि हम जुडिशियल रिव्यू कर देंगे, मौलिक अधिकार को तुम हनन नहीं कर सकते, उसकी नीचे उन्होंने कह दिया कि ना 368 में असीमित शक्तियां हैं। इसे 24वां संविधान संशोधन 1971 कहते हैं। बड़ी कहानी है, समझ द ग्रेट पावर ऑफ इंदिरा गांधी, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। भाई पीछे समझ आ रहा किसी को इधर सबसे लास्ट में नहीं समझ आ रहा तो उसके बारे में इस बात को बता कि ये एग्जाम में जाएंगे तो बुलाओ के रैंकिंग से दूर तक फायदा नीचे तुम आईपीएस बन गया, हमें पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिली है, डाक है उधर चरण गए हैं, बनूंगा तो मैं डीएम बनना, मैं डीएम कर लूंगा रात में 11 बजे। डीएम का मतलब समझे ना, तो डायरेक्ट मैसेज समझते हैं आप, समझ में आया या तो डीएम बनो या डीएम करो। चलो आगे। तो सर जब उन्होंने ये चीज कर दी तो आपको नहीं लगता ये चीज हमें सुप्रीम कोर्ट ले जानी चाहिए? बिल्कुल तुमने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट में यही चीज ले जाई गई जो बनता है तुम्हारा अंतिम केस, जिसे कहा जाता है केशव नंदा भारती केस। सर इसका मतलब केशव नंदा भारती केस में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर ने आर्टिकल 368 का चौथा, तो 368 का तीसरा और 13 का चौथा क्लॉज डाला था। जी हाँ, फिर से लड़ाई 13 और 368 की न्यायालय में आखिरी बार पहुंची और ये चैलेंज हो गया कि इन्होंने जो 13 के अंदर चौथा क्लॉज डाला है, 368 के अंदर तीसरा क्लॉज डाला है, वो पूर्णतः गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट देखो 13 जजेस की बेंच बनती है और क्या निर्णय निकल के आता है। बढ़े आगे। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिरकार है क्या? बताओ क्या लगता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या? फिर से मैं पूछूंगा भैया, हाँ भाई बताओ। बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक हम लोगों ने इतना कवर कर लिया, लेकिन अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्टर तो आई नहीं। अभी तक सलमान खान वाला जो वीडियो जस्टिफाई हो रहा है, दिन में आता हूँ समझ है ना इस तरीके का। तो अब मैं तुम्हें मिलवाने जा रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से, जिसके लिए लगे थे
13 जजेस और 13 जजेस में उसी चीज को अगेन चैलेंज किया गया कि सर जो गोलकनाथ का केस है हम उससे सहमत हैं, क्या वो सही है या गलत है, ये प्रूफ कर दो। 24वां संविधान संशोधन जिसमें अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 के अंदर जो ग्राउंड जोड़े गए हैं वो कर दो, क्या 24वां संविधान संशोधन ठीक है ये बता दो। और दूसरा, धीरे धीरे ये केस हो चुका था इंदिरा गांधी बनाम न्यायपालिका। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अंदर की बात, धीरे धीरे ये केस किस चीज का मुख्य देख चुका था, इंदिरा गांधी जी बनाम न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के 13 जज एक तरफ और हमारी रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी जी एक तरफ। अब देखते हैं इस मैटर में होगा क्या। और मजे की बात बताऊं, सिर्फ एक जज की वजह से ये पूरा मैटर निपट गया, क्योंकि ये जो जजमेंट आया था ना, इसमें 7 जजों ने फेवर में फैसला किया था, 6 जजों ने अगेंस्ट में, यानी 6 जज जो है वो सपोर्ट कर रहे थे संसद को और 7 जज न्यायपालिका को सपोर्ट कर रहे थे। जरा सोच के देखो कि एक जज भी अगर संसद की तरफ चला जाता तो फिर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, उसकी हवा भी नहीं होगी। अब जब ये केस चैलेंज हुआ तो मुबारक हो, ऐसा कोई भी ग्रेट लॉयर नहीं था नामापालिकी वाला, राम जेठमलानी, जिस भी ग्रेट लॉयर का आपने आज तक नाम सुना हो, वो सारे के सारे लॉयर जो थे इस केस में उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट करा था। इस केस के अंदर उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट करा था, 6-6 घंटे बहस चलती थी इस पे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो संसद, ज्यादा देखो तो पानी ले लो लेकिन नॉर्मल। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो संसद, अगर हम तुम्हें असीमित शक्तियां दे देंगे तो नो डाउट तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 के अंदर 4 368 के 3 को हटाया नहीं, आज भी है, खारिज नहीं करा, उसने उस बात को सिद्ध माना, ठीक कर दिया। पर एक चीज है, बोले तुम पूरा संविधान बदल दो, संविधान धारा अनुच्छेद 1 से शुरू होता है, तुम 395 से शुरू कर दो, तुम 395 को कहीं लिख दो, 14 में समानता है, तुम 19 में डाल दो, तुम 20 में डाल दो, लेकिन तुम संविधान का मूल ढांचा, जो बात शून्य कृष्णपाल ने कही थी कि संविधान निर्माताओं की आइडियोलॉजी, सोच, उस फैब्रिक को, फैब्रिक मतलब ये कपड़ा, ये कपड़ा, उस कपड़े को तुम कभी नहीं काट सकते जिससे संविधान बुना गया है। तुम उस गोल्डन फैब्रिक को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान कुछ मूल धाराओं पर, मूल विचारों पर बेस्ड है। तुम कुछ भी कर लो, तुम आर्टिकल 14 को काट के जो समता और समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में रख दो, लेकिन तुम कभी भी संविधान से समानता को खत्म नहीं कर सकते। यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। तो सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, जरा अच्छे से बताइए। ये देखो कुछ चीजें, ये मैंने सारी लिस्ट नहीं दी है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया एटसेट्रा, यानी और भी है, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि तुम्हें पता रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है क्या। फेडरल संघीय ढांचा, सेकुलर पंथ निरपेक्षता, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक किरदार, लिबर्टी ऑफ थॉट अभिव्यक्ति की आजादी, एक्सप्रेशन सोचने की, बिलीफ की, फेथ की, वेलफेयर स्टेट, इगैलिटेरियन यानी कि कृषि प्रधान समाज, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, आपको बराबर की प्रतिष्ठा देना, अवसर देना, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सबका सब बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब सर हमारे देश से कोई ऐसा जजमेंट आ सकता है क्या जिसमें संघीय प्रणाली खत्म कर दी जाए? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में उसको मान लिया गया है। सर हमारे देश से ना हम एक जजमेंट पास करवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरे मौसा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए तो ना हम इक्वलिटी खत्म करा देते हैं, रिजर्वेशन खत्म करा देते हैं। नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। यूनिटी इंटीग्रिटी बेसिक स्ट्रक्चर। अब और सुनो तुम कमाल की बात, बाजार माउस में चल रहा है। हाँ पूछो, हाँ पूछो। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सर हम 9वीं अनुसूची में कुछ भी डालकर बाजार मत करो ना, गलत बात, उसे ऑपरेट मत करो। क्वेश्चन ना मेंस का समझाना है। आप पूछो सर, हम 9वीं अनुसूची में जैसे हमने पढ़ा, अभी 9वीं अनुसूची बेचना, तो उसमें हमने कुछ अपने अपने फायदे के लिए कुछ भी उठा के उसमें डाल दिया। ठीक है, तो वो तो परिवर्तन हो गया क्योंकि उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते लोग। तो सर ये सरकार के मूल ढांचे का मतलब नहीं है। मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। IR कहलो का केस 2007 में आ चुका है, जो मैं भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी एक सवाल और आ रहा है कि सर 9वीं अनुसूची का क्या
होगा, तो मुबारक हो, 9वीं अनुसूची की जुडिशियल रिव्यू के तहत आप हुए। और सर उसमें जब शामिल किया गया तो 13 विषय शामिल किया गया था, लेकिन आज 200 से ऊपर विषय, ये जब 200 से ऊपर विषय जो हो चुके थे, इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करी कि केशव नंदा भारती के बाद से पहले जो भी चीजें 9वीं अनुसूची में चली गई हैं उनका जुडिशियल रिव्यू कभी नहीं होगा, लेकिन उस कट ऑफ डेट के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा उस पर न्यायिक पुनर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू यथायथ बना रहेगा। ये आगे मैं लिख के लाया हूँ, आप जा सही रहे, पर अरुण की पिछले साल वाली गलती, ट्रेन के आगे आकर ट्रेन में बैठ के चलते हैं। आगे चले तो सर आपने जो अभी तक पढ़ाया हमें तो नहीं लगता वो यूपीएससी का था, आप घर पे अपनी तरफ से यूपी बना के ले आते नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। 2019 मेंस का क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ो। संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यधिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकता है या नहीं। 2019 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, इसमें तुम्हें शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, आईसी गोलकनाथ, केशव नंदा भारती 250 शब्दों में पिरो मिला के अंत में एक बात लिखनी थी कि हाँ 368 के तहत संविधान में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं। ये रहा हमारा मेंस का क्वेश्चन। करो सॉल्व। तो सब जो इसमें दिए वो सब लाए। हाँ ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है और ये यूपीएससी का है, ठीक है। वर्ड मिल रहा है ना, देखो बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, 368 मिल गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर यही है जो मैं लिख के लाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए नोट्स में इसको सॉल्व करके लिख दिया है, चिंता ना करो। वैसे डिटो कॉपी करूंगा, मुझे पता है तुम वहाँ आलसी कितनी मेहनत कराओ। 10,000 चलो आंसर में सर मूल संरचना भी लिख सकते हैं किसमें, मतलब जो केस 1980 केस के बाद में जो मतलब सारा 1980 केस में बेसिकली हुआ क्या था मेरे पास इसमें, वो मैं बताता हूँ। उसमें जुडिशियल रिव्यू चलेगी तो सर उसके बाद ही तो मूल संरचना को दी गई थी कि नहीं, मूल संरचना में कितने विषय आएंगे। उसमें मूल संरचना के कुछ विषय बता दिए थे, लेकिन सारे नहीं बताए थे। याद रखना, अभी जो आपका मूल ढांचा है उसकी परिभाषा कहीं भी संपूर्ण नहीं है। वो जो परिभाषा है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें समय समय पे सुप्रीम कोर्ट फिल इन द ब्लैंक्स करता रहेगा, ये बात समझ के चलना। कोई मूल ढांचा की बनी बनाई परिभाषा नहीं कि 16 विषय है, ये 36 विषय है ना। सुप्रीम कोर्ट का जब मन करेगा, उसे लगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। पहले मिल लो नानी फलंगी वाला से, इनका एन हालकी वाला, ये उस समय के वर्ल्ड के रिचेस्ट लॉयर, इसलिए इनके बारे में बता दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इनके सम्मान में 2004 में डाक टिकट जारी करा था। नानी फालकी वाला में तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इंटरव्यू में बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया और नानी फालकी वाला पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम बस इतना बोल सको कि ही वाज अ वेरी ग्रेट लॉयर, जिनका बहुत अच्छा आर्गुमेंट था, उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट आर्गुमेंट था उस दिन, ये फलाना डिमांड था। और एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ सर, केशव नंदा जो भारतीय केस था, पहले तो ये टाइमलाइन याद कर लेना। 1951 शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ये तुम्हारे लिए मैंने टाइमलाइन जो है उठा के डाल दी, इसको देख लो। अच्छा ये ऐसे चलेगा? देखो मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। अब रुक जाओ। जिस दिन केशव नंदा भारती के जजमेंट का अंतिम जजमेंट आया था, उस दिन सचिन का बर्थडे था। ये भी ध्यान रखना, तो मैं क्रिकेट देखता हूँ, सचिन का फेवरेट हो गया। तो सचिन का बर्थडे भी 24 अप्रैल 1973, यानी उस दिन सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिला था, बेसिक खिलाड़ी भी मिल गए। वो तो 24 अप्रैल के हिसाब से चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ, ये बात जो वजह ने पूछी थी मैं बता दूं। जब 24 अप्रैल 1973 को न्यूज़पेपर निकला था, तो न्यूज़पेपर में हेडिंग द सेज हू सेव्ड डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि केशव नंदा भारती में केशव नंदा एक मठ के पुरोहित समझो, जो उसके मुख्य कर्ता थे, और वही केशव नंदा मामले में न्यायालय गए थे। तो इसलिए हेडलाइन लिखी थी कि ऐसा एक पुजारी जिसने डेमोक्रेसी को बचा लिया, लोकतंत्र को। अभी और हाँ, अब देखो केशव नंदा भारती को सर जजमेंट आ गया, आपने बता दिया, अनुच्छेद 31 ए भी आ गया, अनुच्छेद 31 बी भी आ गया। लेकिन अब तुम्हें कमाल की बात और पता चलेगी कि यहीं तक हमारे देश की संसद नहीं थी,
उसने 368 के अंदर चौथा और पांचवा क्लॉज दोबारा डाल दिया। आपको ये बात भी सुन के ताज्जुब होगा, चौथा और पांचवा क्लॉज फिर से जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि चौथा और पांचवा क्लॉज इसलिए जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 13 के अंदर जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, इसलिए जोड़ा गया था। आगे केस के माध्यम से समझाता हूं। देखिए टेक्निकल है, लेकिन तुम्हें इसमें ना मेरे साथ साथ खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो डेट भी सही है, 24 अप्रैल ही क्या? हाँ तो वो तो मैंने इसीलिए तो बर्थडे दिखाया ना। ये अभी आपका डेट नहीं बहुत कम है। पंचायती राज नहीं, पंचायती राज की बात है, 73 नहीं है पंचायती राज, क्योंकि संविधान संशोधन जो 73वां और 74वां हुआ ना उसी की एवज में। चलो भैया तुम लोग आगे आ जाओ, नानी फाली वाला से भी आगे आ जाओ। चलो ये अब मैं तुम्हें वो चीज दिखाता हूँ ना जिससे तुम्हें एक शॉक लगेगा, एक झटका लगेगा कि सर संसद की शक्तियां आज भी 2023 में भी उस जजमेंट के बेसिस पर रोकी जाती है। मैं तो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हुआ ये कि 2014 में ना जब इंडिया के अंदर एक नई सरकार आई तो उस सरकार ने उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार को चैलेंज कर दिया और प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो उन्होंने सलाह दी कि तुम उत्तराखंड के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना उसको हटा दो। मेरी बात ध्यान से समझना मजाक। उस समय वहां पर व्यक्ति जो थे उत्तराखंड के सीएम, उनका नाम था हरीश रावत। अब हरीश रावत ने ये सारी की सारी बात उठा करके चैलेंज कर दी नैनीताल बेंच के अलावा नैनीताल बेंच के उत्तराखंड हाई कोर्ट में। और जब ये मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में गया तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या गजब थी, पढ़ो मजा आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अखबार पढ़ने के पीछे डॉक्ट्राइन बहुत जरूरी है। 2016 के अंदर जब इस मामले का नैनीताल हाई कोर्ट ने जब इसका नैनीताल हाई कोर्ट ने ये बड़ा प्यारी लाइन लिखी कि बता दो प्रेसिडेंट साहब को कि वो किंग नहीं है, कि उनका मन चलेगा तो उत्तराखंड के अंदर सरकार ढा देंगे। ये जो सरकार बनी बैठी है ये सरकार बिल्कुल उचित बनी बैठी है। इस सरकार को आप अपने फैसले से हटा नहीं सकते। और उन्होंने यहाँ पे कोर्ट करा मिनेर्वा मिल का 1980 का केस, कि मिनेर्वा मिल केस को देते हुए कहा हवाला कि आज भी लेजिस्लेटिव के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू को इंटरव्यू कर दे या फिर किसी को भी अपनी तानाशाही के चलते वहां से हटा दे। तो ये न्यूज़पेपर की लाइन निकलती है, सब रिसर्च पे बेस्ड होती है। होता है प्रेसिडेंट इज नॉट द किंग, ही कैन गो टेरिबली रॉन्ग, उत्तराखंड हाई कोर्ट टू द सेंटर। इसलिए जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और फिर कहते हो कि समझ नहीं आया, उसके पीछे ना ये पूरी की पूरी स्टोरी जुड़ी होती है। अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता तो तुम ये स्टेटमेंट सुन के क्या समझोगे, देखो राष्ट्रपति किंग नहीं होता ऐसा बताएगा राष्ट्रपति, और फिर थोड़ी देर बाद आराम से बोल वाला पंखा आता है ना बच्चों वाला, बोले करके गली में दौड़ जाओगे, बन गया है। चलो अब एक चीज और पढ़ो, ये बहुत जरूरी है, इसे पढ़ो फिर एक कनेक्शन तुम्हें मैं दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। इसे बोलते हैं संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत। सर आपने ना एक चीज बीच में मिस कर दी सर। हाँ मैंने जानबूझ के मिस कर दी और वो तुम्हें मजा आने वाला है। सर आपने बीच में एक जगह ये बताया था कि संगरी प्रसाद केस में 368 जीत गया, सज्जन सिंह केस में 368 जीत गया, लेकिन सर आपने गोलकनाथ केस में बताया था कि अनुच्छेद 13 जीत गया था। और जैसे ही गोलकनाथ केस में अनुच्छेद 13 जीता तो जमींदार वापस आ गए, जमींदार आए सरकार के पास, बोले देखो हमारा अनुच्छेद 13 हमें सुरक्षा देता है कि हमारी जमीन हम रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आर्टिकल 31 कहता है और तुम हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकते। तब उन लोगों ने जाकर के सरकार से अपनी जमीनें मांगी, तो सरकार ने हंसते हुए कहा कि जब हमसे तुमने जमीन मांगी और जब हमने तुम्हारी जमीन अधिग्रहित करेगी तब तुम उगा रहे थे उसको पोटैटो, और अब वो जमीन पे बन गया है भाखड़ा नांगल डैम, हम तुम्हें वापस करें तो करें कैसे? मेरी बात आई समझ में? बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में मामला पलट दिया केशव नंदा भारती से पहले, तो जमींदार बड़े खुश हुए। जमींदार ने कहा तो हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी। तब वो लोग गए न्यायालय के पास, न्यायालय ने कहा बिल्कुल चले जाओ। फिर वो सरकार के पास गए, तब सरकार ने कहा कि जब मैंने तुमसे जमीन ली तब तुम उगा रहे थे आलू, लेकिन अब तो बन गया भाखड़ा डैम, अब मैं डैम तो गिराऊंगा नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक नया सिद्धांत देना पड़ा था। उस सिद्धांत का नाम ये था संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है कि आज जो हम जजमेंट दे रहे हैं इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा या भविष्य पे प्रभाव पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोलकनाथ के जजमेंट का प्रभाव सिर्फ भविष्यलक्षी
कार्यक्रमों पे पड़ेगा, ना कि भूत लक्ष्मी पे, यानी जो जमीनों का सौदा हो गया उस पे इसका जजमेंट प्रभाव नहीं डालेगा। बात आई समझ में? इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत। इसमें लिखो संभावित अधिनिर्णय का, पढ़ लो, लिखो नहीं लिखा सामने। संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत एक विशिष्ट मामले में लिए गए निर्णय को संदर्भित करता है जिसका प्रभाव केवल भविष्य में होगा, पिछले किसी भी निर्णय पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। इसको कहां से लिया गया? अमेरिकी कानून से। ये सारी डॉक्ट्राइन तुम्हारे लक्ष्मीकांत में है। जो बच्चे मुझसे पिछली बार पढ़े थे वो देख रहे होंगे कि सर बिल्कुल इस बार एकदम चेंज पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें पिछली बार नहीं थी। जैसा सिलेबस की डिमांड वैसे तुम्हारा टीचर बदल जाएगा। तो सर इसका मतलब आप बदल नहीं बेटा, आपने सिलेबस बदल समझे बात को? आईसी गोलकनाथ में एक नई डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ जिसे कहते हैं संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। चलो अब मैं तुम्हारा एक 2 मिनट में कनेक्शन बिठाऊं पहले, वरना तुम सब भूल जाओगे। और कनेक्शन तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बिठाना पड़ेगा, वरना तुम क्या लेके जाओ वापस आ गए। हाँ ये चलता रहेगा। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, सर बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें भी तो खामी हो सकती है। मान लो तुमसे मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की कमी बताओ, खामी बताओ, तो तुम्हें 2 ही बातें लिखनी है कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर से भी 2 चीजें खतरनाक निकल के आती हैं। कैसे? पहला जुडिशियल सुप्रीमेसी, सर न्यायपालिका बहुत मजबूत हो गई है, न्यायपालिका जो चाहे उसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कर सकती है। जजेस की तनख्वाह आज से मंथली 1 करोड़, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कर लोगे तुम? मेरी बात समझो। दूसरी चीज सर हमारे राजनेता कैसे भी सही, लेकिन वो 5 साल में एक बार हमारे घर के बाहर आके रोते तो है, बेटा वोट दे दो, पिछली बार हमसे गलती हो गई, इस बार चिंता ना करो, इस बार तुम्हारे घर ना सिर्फ सिलेंडर आएगा, इस बार बत्ती भी आएगी और उसके साथ ब्रेड बटर भी आएगा, और ये पकड़ो 2000 रुपए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए पुरस्कृत मनी, करप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो नेता ऐसे पुरस्कृत मनी तुम्हें देते हैं कि तुमने समाज में अच्छा काम करा। तो इस तरीके से नेता कम से कम आंसरेबल तो है, जनता के बीच तो आते हैं। भला कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज 5 साल में तुम्हारे घर आ रहा है? आता है क्या? तो तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर पे मैंने तुम्हारे लिए मेंस का आंसर तैयार करा दिया, टॉपर मटेरियल। सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें इसका क्रिटिसिज्म भी करना आना चाहिए। सर बेसिक स्ट्रक्चर यद्यपि बहुत अच्छा है, परंतु उसने संसद की शक्तियां जो सीमित करी है ना, पर खुद की शक्तियां बहुत बढ़ा दी। और दूसरा, जो राजनीतिज्ञ हैं वो हमारे लिए जवाबदेही रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी नागरिक के लिए जवाबदेही नहीं करता है। ये इसके कौन से अवहेलना है, क्रिटिसिज्म है। मेंस में तुम्हें बैलेंस आंसर लिखना होता है, ये नहीं लिखना होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो भगवान का अवतार है, बहुत बढ़िया। नहीं, तुम्हें खामियां भी बतानी पड़ती हैं, समझे? इसे कहते हैं टीचिंग और टीचिंग का कनेक्शन। अब सर आप बहुत देर से कह रहे हैं आइया कह लो केस, आइया कह लो केस, आइया कह लो केस बता दीजिए। तो उससे पहले आइया कह लो केस से पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ जो उन्होंने बोला मिनेर्वा मिल्स का केस। मिनेर्वा मिल के केस में एक छोटी सी बात याद रखना जो मैं लिख दे रहा हूँ, अरुण समझ जाना, देखते हैं समझ पाओगे नहीं। मिनेर्वा मिल्स केस आया 1980 में। इसमें चैलेंज हुआ 368 का 4 और 5। इसमें बस ये दोनों चीजें चैलेंज हुई जो मैंने अभी बताई थी। सर 368 का 4 और 5 ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ क्या करें, पहली बार नहीं पढ़ रहे। ये 368 का चौथा और ये चौथा और 5वां जो है ना, वो इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान चुपचाप संविधान में जोड़ दिया था ताकि लोगों को पता न चल पाए, लेकिन लोगों को सब पता चल रहा था। और उन्होंने कितनी प्यारी बातें लिखी। उन्होंने कह दिया कि देखो भाग 3 में हम जो चाहे वो बदलाव करेंगे, उसे कोई न्यायालय में लेके, यानी हम तुम्हारे मौलिक अधिकार को छीनेंगे और तुम न्यायालय भी नहीं जाओगे। हम आलोक को ले गए वैक्सीनेशन दिलवाने, आलोक ने अरुण के सामने अच्छा करने के चक्कर में सुई तो लगवाई, दर्द भी बहुत हुआ, पर अरुण को आलोक चीख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अरुण ने उसे 368 4 में मना कर रखा था कि कुछ भी हो जाए, दर्द हो जाए, चीखना नहीं, मर्द मर्द होता है, दर्द नहीं। बाद में आलोक घर आके फूट के बहुत होता है। चलो अब 368 5 में अरुण की परिस्थिति भी समझ लेते हैं। उसमें ये आया कि रिमूवल ऑफ डाउट, इसमें लिखा हुआ नो लिमिटेशन, बिल्कुल सही। 368 के 5 में लिखा है कि संसद की विधि में परिवर्तन करने की शक्ति पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता और न ही इसकी कोई सीमा है, अनलिमिटेड पावर्स है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अरुण चाहे तो दिन का इंटरनेट चलाए, कोई पढ़ाई ना करे। फिर अरुण के पापा ने समझाया बेटा हमारे घर में रहना है तो राधे राधे मतलब पढ़ाई करनी है, नहीं समझे? चलो मैं समझा 368 4 के अंदर
हमारे ऊपर मौलिक अधिकार के तहत जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा। 368(5) में हमें अनलिमिटेड शक्तियां मिलेंगी, लेकिन इसको चैलेंज कर दिया गया मिनेर्वा मिल्स के केस में 1980 में। और यानी कि नानी पालकीवाला ने सबसे अच्छी डिबेट करके कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये अनुच्छेद 368(4) और 5 जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छीन सकता। यानी मिनेर्वा मिल्स के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बड़ी हुई, लेकिन उसका जन्म हुआ पेशेंट का। अभी मैं लास्ट के 5 मिनट पीछे तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ करेक्शन, जितना अगर अभी तो तुम्हारे साथ कंसेप्ट तैयार कर रहा हूँ, उसे फिर कुछ और बनाने को लगेगा इसमें। हाँ कुछ और आइया कह लो बाद में बस इतना कह दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किन केसों पे लागू हुई, क्योंकि 9वीं अनुसूची बची हुई थी। तो आइया कह लो केस में 9वीं अनुसूची को चैलेंज करा कोर्ट में, और ये बोल दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी चीजें डाली गई हैं वो 24 अप्रैल 1973 से अगर पहले की है तो उस पर न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी चीजें डाली गई हैं उन पे लागू होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? डेट उसकी 2007, आइया कह लो केस 2007 में आया। अच्छा ये तो नागरिकता का ठीक है। चलो बजा प्रोजेक्टर बंद करो जरा, बोर्ड पे आ जाए ताकि लोगों को कनेक्शन समझ आए। बोर्ड का बोर्ड जॉयस्टिक भी बंद हो जाएगा। हाँ अभी है कि 5-6 मिनट। 24 अप्रैल 1973 में 9वीं अनुसूची में कहा गया उस डेट तक कट ऑफ डेट ये आइया कह लो केस में बोला गया। मतलब तो इसमें कानून में मतलब जो भी 9वीं अनुसूची में कानून रखे गए हैं वो या तो मौलिक अधिकार हो नहीं, 9वीं अनुसूची में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा कुछ भी हो रहा वो सारे जो पुराने थे 24 अप्रैल उसके बाद से तुम्हारे मौलिक अधिकार पे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जुडिशियल रिव्यू हर चीज पे लागू, हर चीज पे लागू, इलेक्शन पे, चुनाव पे, 1973 के बाद 1973 के बाद। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कनेक्शन। सर ये पूरा जो आपने मामला समझाया ना, आज ये पूरा मामला शुरू हुआ था जमींदार और हमारे नेहरू जी से। उसमें नेहरू जी ने कहा जमींदार से कि जमीन दे दो, तो जमींदार बोला पैसे दे दो, ठीक है 10 गुना ज्यादा। तो फिर नेहरू जी ने दोबारा इससे कहा कि मैं हूँ स्टेट, तो जमींदार ने कहा मैं हूँ आर्टिकल 31। बात आ रही समझ में? आर्टिकल 31 का मतलब संपत्ति अधिग्रहण का। देखो ये बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए अब ये 5 मिनट तुम्हारे जीवन का सार निर्धारित करेंगे। यहाँ अटेंटिव हो जाना है, यहाँ मिस कर गए तो पूरी स्टोरी एक तरफ और घर जाके सब्जी खा के सो जाओ। अब लगता है कुछ पीके सो जाओ। तो स्टेट आर्टिकल 31, अब ध्यान से समझना, जब आर्टिकल 31 इनके पास में था तो नेहरू जी को ये बात बुरी लगी। नेहरू जी चले गए अम्बेडकर जी के पास, और तब अम्बेडकर जी ने इन्हें सुझाया कि हम आर्टिकल 31 के अंदर ना संशोधन कर देते हैं। संशोधन, तो इन्होंने संशोधन करा 31A 31B जो कि पढ़ी जाएगी 9वीं अनुसूची के साथ। सर 31 से क्या था, इसमें हम किसी भी तरीके के कृषि संबंधी कानून बनाएंगे, उस पर आप संपत्ति अधिग्रहण नहीं कर सकते। यानी तब सरकार को अधिकार मिल गया कि हम तुम्हारी जमीन ले रहे हैं क्योंकि हमें कृषि के कार्य के लिए चाहिए। तब तुम आर्टिकल 31 भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तब तुम कोर्ट जाओगे तो कोर्ट कहेगा अरे इन्होंने आर्टिकल 31 से बना रखा है, अब हम तुम्हें राहत नहीं दे सकते। बात आई समझ में? तुम्हारी जमीन चाहिए। उसके बाद कृषि भूमि पर था ये कृषि पे था, ये अन्य विधि पे था, किसी पे भी टैंक के लिए चाहिए, न्यूक्लियर के लिए चाहिए, मिलिट्री आर्मी के लिए प्रैक्टिस फील्ड चाहिए, वो अपने आर्म्स चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, उसके लिए भी चाहिए ना। और इन दोनों को बचाने के लिए इन्होंने एक सूची निकाली जिसे बोलते हैं 9। इसके अंदर जो गया उस पर कभी भी न्यायिक पुनर्वालोकन लागू नहीं होगा। समस्या ये आ गई। और जब आर्टिकल 31 के अंदर ए और बी को डाला गया तो नागरिकों को बुरा लगा, जमींदारों ने चैलेंज कर दिया एक को 31A 31B जो कि 1951 में करे गए थे। और इसी को जब चैलेंज किया गया तो पहला केस बना संकरी प्रसाद 1951। वेरी गुड, ये 1951 आपको याद रहेगा। 1951 में जब ये केस बना तो मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरे संसद जीत गई, संसद ठीक है, संसद कोई भी विधि बदल सकती है, बना सकती है, बदलाव कर सकती है, जीत गई। उसके बाद ये मामला चलता रहा और चलते बाद दूसरा केस आ गया जिसको बोला जाता है सज्जन सिंह। सर सज्जन सिंह केस क्यों आया? क्योंकि 17वां संविधान संशोधन कर दिया गया 17 वाला। इस 17 में कहा गया कि जमीन के इक्वल पैसा, लेकिन ये पैसा कौन बताएगा? सरकार।
अब सरकार जितना पैसा तुम्हें देना चाहेंगी तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल रेट मार्केट रेट सरकारें तय करती हैं। इसको भी सज्जन सिंह बाद में चैलेंज कर दिया गया, क्योंकि ये 7वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ था। तो ये भी कब होगा? 64 में जब सज्जन सिंह मामला पहुंचा न्यायालय में, तो मुबारक को फिर से 368 जीत गया। उसके बाद यहीं पर जमींदार रुके नहीं, जमींदारों ने इस मामले को अपील के जरिए चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे जीत गए, हम तो अपील करेंगे। तो ये मामला सुना था 5 जजेस ने। उसके बाद ये मामला पहुंचा 9 जजेस के पास, जो बनता है तुम्हारा आईसी गोलकनाथ 1967। इस गोलकनाथ मामले में कौन सा आर्टिकल जीता बताओ? शाबाश, इसमें पहली बार आर्टिकल 13 जीत गया। और जब आर्टिकल 13 जीता तो हर जगह मच गई हड़कंप, और हड़कंप भी मच गई कि तब लगा कि हाँ, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट मन से तो जिताना चाहता